Hello, babies and babas. Hello, boys and girls. Hello, my dear students. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. आई होप आप सब स्वस्थ हैं और बहुत बहुत मस्त है. चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट अस कंटिन्यू माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स. लेट अस कंटिन्यू विद आवर बिजनेस लॉ. हम बिजनेस लॉ सीख रहे थे बच्चों. हमने मॉड्यूल नंबर 1 कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है. मॉड्यूल नंबर 1 वी फिनिश्ड. हम मॉड्यूल नंबर 2 में भी हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ख़त्म कर दिया है. हम है मॉड्यूल नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 पे. आई रिपीट, हम है मॉड्यूल नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 पे. द न्यू कॉन्सेप्ट माय डियर व्यूअर्स दैट यू गोना स्टार्ट विद टुडे इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स. हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बहुत पहले एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया था. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हमने बहुत पहले एक छोटी सी बात पढ़ी थी. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स यानी बच्चों, क्वासी यानी पार्टली, पार्टली यानी ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट या पार्टली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो बन जाते हैं जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स थे नहीं, जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स थे नहीं बाय बट बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द लॉ, बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ये बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स. बच्चों, हम कॉन्ट्रैक्ट्स का तो मीनिंग जानते हैं, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ. आई रिपीट माई सेल्फ बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है अग्रीमेंट्स प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. वैसे ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो जिसमें पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट का कोई इंटेंशन नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट बनाने का. जो भी बच्चों पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उनका कोई इंटेंशन नहीं होता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, पर जो चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं, जो चीज़ें उसके अंदर हुई है उसकी वजह से, ऑपरेशन ऑफ द लॉ की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट्स बच्चों कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं. ये कॉन्ट्रैक्ट्स माय डियर फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं. पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. उससे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. हमने ये एग्जाम्पल बच्चों पहले भी पढ़ा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. आप और मैं, मेरे जैसे लोग, एक बहुत ही सुंदर सी आफ्टरनून में बैठे हैं अपने घर पे. आप बैठे हो अपने घर पे और बहुत ही हाई वॉल्यूम में टीवी देख रहे हो, बहुत ही हाई वॉल्यूम में अपनी फेवरेट पिक्चर देख रहे हो. जैसे ही आफ्टरनून के 3 बजते हैं एक डोरबेल बजती है, आपके घर की डोरबेल बजती है. आप दरवाज़ा खोलते हो और देखते हो कि वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय आया है. आप देखते हो कि वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय आया है. वो डिलीवरी बॉय बोलता है ये लीजिए सर आपका पार्सल, और चले जाता है. आप देखते हो कि ये पार्सल में क्या है, और जैसे ही वो निकलता है आपको रियलाइज़ होता है कि ये तो बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही बड़ा सा डब्बा है जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी मिठाइयाँ रखी है, जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी स्वीट्स रखी है. जैसे ही वो स्वीट्स आप देखते हो आपको खाने का मन कर जाता है. आधे घंटे में आपने पूरा का पूरा डब्बा खा लिया. आधे घंटे में बच्चों आपने पूरा का पूरा डब्बा खा लिया. आफ्टर 1 आवर दैट सेम डिलीवरी बॉय कम्स बैक. 1 घंटे में वो डिलीवरी बॉय वापस आता है और वो बोलता है आपको कि सर वो जो डब्बा मैंने आपको डिलीवर किया था ना, एक्चुअली सर वो आपका नहीं था, वो मैंने बाय मिस्टेक आपको डिलीवर किया था, वो एक्चुअली आपके नेबर का है. आप बोलते हो ठीक है, लेकिन तू मुझे दे के गया तो मैंने तो खा लिया, तू मुझे दे के गया तो मैंने तो खा लिया. तो वो आपको बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं सर, सिंस you've consumed the goods, सिंस you've consumed the goods, आपने गुड्स को कंज्यूम किया है तो आप मुझे इसके पैसे दे दीजिए, इसलिए मैं दूसरी डिलीवरी इनको दे दूंगा दूसरी बार. आप बोलते हो नहीं मैंने मंगवाया नहीं था, हमारे बीच में ऐसा मैंने ना ही ऑर्डर प्लेस किया था ना ही तुमने ऑर्डर रिसीव किया था, यानी एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो मैं पैसे किस चीज़ के दूँ. बच्चों यहाँ पे आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इन द पिक्चर. यहाँ पे आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इन द पिक्चर. पिक्चर में कुछ ऐसा है कि भले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो, भले ही आपने ऑर्डर ना प्लेस किया हो, बट आपको किसी भी चीज़ का अगर बेनिफिट हुआ, एक्चुअली आइडियली वो डब्बा आपके नेबर के पास जाना चाहिए था, और नहीं भी गया तो एक्चुअली जो स्टोर से ये डब्बा आया है वो स्टोर को रिटर्न करना चाहिए था. बट सिंस यू कंज्यूम्ड द गुड्स,
फिर भी आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया था, फिर भी इफ यू हैव कंज्यूम्ड द गुड्स यू आर लायबल. माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी very 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 carefully. Since you have consumed the goods, it is your liability to pay for that goods. It is your liability to pay for that goods. बस इसी को कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. इसी को कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. जो कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है इन द बिगिनिंग, कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज भी नहीं होती है, बट जो पार्टीज है उनके बीच में एक को बेनिफिट मिला, एक को बेनिफिट नहीं मिला, एक का बेनिफिट हुआ, एक का नहीं हुआ, एक का बेनिफिट हुआ, एक का लॉस हुआ. बस इसी की वजह से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं पिक्चर में बच्चों. इसी की वजह से बच्चों क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं पिक्चर में. पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. मीनिंग ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए. अंडर सेक्शन 68 टू सेक्शन 72 ये सारी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में प्रोविजंस आता है. अंडर सेक्शन 68 टू सेक्शन 72 पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज रिलेशंस, समझिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज रिलेशंस विच रिजेंबल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस. एक्चुअली ये ऐसे ही रिलेशंस है जो अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो वो ऐसे ही दिखते. अगर कॉन्ट्रैक्ट होता बच्चों तो वो ऐसे ही दिखते. इट रिजेंबल्स द रियल कॉन्ट्रैक्ट. इट इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट. इट इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज इम्प्लाइड बाय द लॉ. कानूनी तौर पे वो इम्प्लाइड हुआ, कानूनी तौर पे उसे इम्प्लाइड किया गया, इसीलिए वो बच्चों क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाएंगे. These obligations come into existence by a fiction of law. By a fiction of law, it may become necessary to hold one person to be accountable to another even without any agreement between them. यानी जो भी आप बैठे थे आपके घर पे, you have consumed the product. आपने भले ही ऑर्डर प्लेस ना किया हो बट फिर भी आपको प्रोडक्ट का बेनिफिट मिला, यानी एक पार्टी को वो बेनिफिट मिला तो वो पार्टी को, दूसरे पार्टी को जिसके पास से लॉस हुआ उसको पेमेंट देनी ही पड़ेगी, यानी उसको कंसिडरेशन देना ही पड़ेगा. इवन विदाउट एनी अग्रीमेंट बिटवीन देम ऑन द ग्राउंड, अदरवाइज ही वुड बी रिटेनिंग एनी मनी or some other benefit which he has come into his hands to which the law regards the other person to be better entitled. अगर आपको पेमेंट नहीं करनी थी, अगर आप नहीं चाहते थे कि पेमेंट हो, तो आपको गुड्स एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था, और एक्सेप्ट करने के बाद आपको गुड्स कंज्यूम नहीं करना चाहिए था. आपने क्यों कंज्यूम किया? आपने नहीं कंज्यूम किया होता तो वो गुड्स अभी भी डिलीवरी बॉय के पास होता, या वो गुड्स अपने सही जगह पे होता, यानी कि नेबर के पास होता. वो बेटर सूटेड था ना. लेकिन आपके पास आया, आपने यूज़ किया, आपने उसका फ़ायदा उठाया, आपने कंज्यूम किया, तो अभी आपको पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी. आपको पेमेंट तो बच्चों करनी ही पड़ेगी. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार मार्क कीजिए बच्चों. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स. Types of quasi contract under section 68 to section 72 of the act lays down law regarding such obligation. The पहला section जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, the first section is under section 68. अंडरलाइन कीजिए, अंडर सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. क्लेम फॉर नेसेसरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए. क्लेम्स फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू अ पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग यानी ऐसा एक व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ऐसा एक व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो डिस्क्वालिफाइड है. क्यों डिस्क्वालिफाइड है? या तो वो एज ऑफ मेजॉरिटी नहीं है, या तो वो माइनर है, या तो वो लूनेटिक है, अनसाउंड माइंड है, या तो वो डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ है. अगर ऐसे रीज़न की वजह से कोई भी व्यक्ति इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाता है, और अगर किसी और व्यक्ति ने, सुनिएगा, किसी और व्यक्ति ने उसको नेसेसरी सप्लाई की है, यानी उसको ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाई है, उसके पास ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाई है, तो इस केस में वो जो व्यक्ति जिसने ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाई है उसके साथ क्या होगा?
बच्चों ये है मिस्टर ए, समझिए ये है मिस्टर बी, ये है इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ये व्यक्ति जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कोई भी रीज़न होने दो, वो लूनेटिक है, वो अनसाउंड माइंड है, कोई भी रीज़न होने दो बच्चों। लेकिन ये जो बी व्यक्ति है वो उसको क्या सप्लाई करता है, नेसेसरी सप्लाई करता है। तो वो व्यक्ति के साथ क्या होगा, फर्स्ट सेक्शन है बच्चों, सेक्शन 68 पढ़ेंगे। इफ अ पर्सन incapable of entering into a contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with the necessary suited to his condition in the life, the person who has furnished, यानी इसके बारे में बात कर रहे हैं, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed, very important, is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person, of the property, from the property। अच्छा, समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये वापस समझिए, ये है मिस्टर ए जो है इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, वो कंप्लीटली इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है, समझ लीजिए वो लूनेटिक है। एक है मिस्टर बी, मिस्टर बी इसको फूड, क्लोथ्स एंड मेडिसिन पहुंचवाते हैं। मिस्टर बी इसको फूड, क्लोथ्स एंड मेडिसिन पहुंचवाते हैं। पहले तो पिक्चर में सिर्फ यही था, फिर इसकी आई एक वाइफ, इसका आया एक इसकी आई एक डॉटर और इसका आया एक सन। वाइफ, डॉटर एंड सन। मिस्टर एक खुद तो है लेकिन उसकी वाइफ भी है, उसकी डॉटर भी है और उसका सन भी है। इसने फूड, क्लोथ्स और मेडिसिन इन सबको पहुंचाया। इसने, मिस्टर बी ने फूड, क्लोथ्स और मेडिसिन सबको पहुंचाया। अब बताओ ये जितना भी खर्चा मिस्टर बी को हुआ, फूड के लिए, क्लोथ्स के लिए, कितनी भी चीज़ों के लिए उसको जितना भी पैसा लगा, उसका खर्चा हुआ, इस खर्चे में उसको मिलेगा रीएम्बर्समेंट। इस खर्चे में उसको मिलेगा रीएम्बर्समेंट। दवाई का, खाने का, कपड़े का, जितना भी पैसे मिस्टर बी के लगे हैं, मिस्टर ए को ये प्रोवाइड करने के लिए, यानी नेसेसरी सप्लाई करने के लिए जो व्यक्ति सप्लाई कर रहा है, उसका जितना भी खर्चा हुआ है, ही कैन बी रीएम्बर्स्ड, ही विल बी रीएम्बर्स्ड। लेकिन आप बोलोगे मैडम रीएम्बर्स्ड कैसे, क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, रीएम्बर्स्ड कैसे बच्चों, रीएम्बर्स्ड विथ हिज प्रॉपर्टीज, रीएम्बर्स्ड विथ हिज प्रॉपर्टीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी मिस्टर ए जो है, जो कि इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने से, मिस्टर ए जो है जो कि इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने से, मिस्टर ए की अगर कोई प्रॉपर्टीज हो, मिस्टर ए की अगर कोई प्रॉपर्टीज हो, तो वो प्रॉपर्टीज में से इसको पैसा रीएम्बर्स करने के लिए बोला है अंडर सेक्शन 68 ने। यानी और एक बार पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन हु इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट is supplied by another person with necessary suited to his condition in his life, the person who has furnished such supplies, the person who has furnished, yani Mr. B, is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। बच्चों आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। हम आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इलस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट, इलस्ट्रेशन यानी बच्चों एग्जाम्पल पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ए सप्लाइज बी, ए सप्लाइज बी, बी कौन है, अ लूनेटिक विथ नेसेसरीज suitable to his condition in life, A is entitled to be reimbursed from B's property। ये है मिस्टर बी जो कि है लूनेटिक, ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सारी नेसेसरी सप्लाई की है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सारी नेसेसरी सप्लाई की है। तो मिस्टर बी के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, मिस्टर बी के पास जितनी भी लैंड है, प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी चीज़ों में से रीपेमेंट मिस्टर ए को मिलना ही चाहिए, रीपेमेंट मिस्टर ए को मिलना ही चाहिए। और पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ए सप्लाइज द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी, जो लूनेटिक है, जो इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है, उसकी बीवी
और उसके बच्चे को नेसेसरी सप्लाई की अगर किसी ने in life suited to that condition in life, A is entitled to be reimbursed from B's property. यानी सिर्फ इनकेपेबल पर्सन तो छोड़ो, इनकेपेबल पर्सन को आपने नेसेसरी सप्लाई की तो आपको रिएम्बर्समेंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने ल्यूनेटिक यानी इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन की फैमिली को भी अगर मदद की है, आपने अगर उनकी फैमिली को भी मदद की है बच्चों, तो भी आपको रिएम्बर्समेंट मिलेगा। लेकिन बहुत ही ध्यान देने वाली बात है बच्चों, रिएम्बर्समेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, रिएम्बर्समेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी यानी फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। बी को उसको पैसा नहीं देना है क्योंकि बी खुद ही नहीं कमा पा रहा है। बी को उसको पैसा नहीं देना है क्योंकि बी खुद नहीं कमा पा रहा है। बट अगर बी के पास कोई प्रॉपर्टी है तो ए को उस प्रॉपर्टी में से पैसा दिया जाएगा अंडर सेक्शन 68। एसेंशियल्स बच्चों पढ़ते हैं। इस सेक्शन के एसेंशियल्स क्या है पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दिस सेक्शन अप्लाइज टू माइनर्स एज वेल एज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड अदर्स। If any person disqualified from contracting by any law to which they are subject, यानी बेसिकली ऐसे लोग जो इनकेपेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने से, ये सेक्शन उनके लिए बनाया गया है। What are necessaries आपके दिमाग में आना चाहिए। किसी भी पर्सन के लिए एक नेसेसरीज क्या होती है, किसी भी व्यक्ति के लिए नेसेसरीज क्या होती है बच्चों, दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए कोई चीज़ नेसेसरी हो सकती है, किसी के लिए कोई दूसरी चीज़ नेसेसरी हो सकती है। इट इज़ अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। इन ईच केस इट इज़ अ मिक्स्ड क्वेश्चन। थिंग्स नेसेसरी आर दोज विदाउट विच, जिसके बिना एक इंडिविजुअल एक व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता, विदाउट विच एन इंडिविजुअल कैन नॉट रीजनेबली ही एग्जिस्ट। यानी लोन टू अ माइनर टू सेव हिज प्रॉपर्टी from sale in execution of decree is a necessary। यानी वापस पढ़ेंगे, लोन टू अ माइनर, किसी माइनर को लोन दिया, क्यों दिया, उसकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, सेल होने से उसकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए अगर आपने किसी को लोन दिया तो बच्चों ये भी नेसेसिटी में आएगा, ये भी नेसेसिटी में आएगा। नेक्स्ट बोलते हैं डेट इनकर्ड, डेट इनकर्ड फॉर परफॉर्मिंग फ्यूनरल, for performing funeral obligation of the father of the minor is also a necessity। हमको लगता था नेसेसिटी यानी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन वगैरह वगैरह, बट ये दो केस आप पढ़ो और आपको पता चल जाएगा कि नेसेसिटी हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक की ज़िंदगी में नेसेसिटी का मीनिंग अलग अलग होता है। ये जो अपना एग्जाम्पल है, डेट इनकर्ड फॉर परफॉर्मिंग फ्यूनरल ऑब्लिगेशन ऑफ द फादर ऑफ द माइनर, किसी माइनर के पिता अगर गुजर जाते हैं और उसके फ्यूनरल में जितना भी खर्चा लगता है अगर वो भी किसी ने उसको दिया तो उसको भी प्रॉपर्टी में से रिएम्बर्समेंट दिया जाएगा, क्योंकि ये जो माइनर था वो है इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे बच्चों, नेसेसरीज मस्ट बी सप्लाइड टू अ पर्सन incapable of contracting or on his account every money advanced for the purchase of necessaries can be claimed। यानी हो सकता है जो एक इनकेपेबल पर्सन है उसको अगर किसी ने नेसेसरी सप्लाई दी, नेसेसरीज का सप्लाई दिया तो उसको रिएम्बर्समेंट मिलना ही चाहिए। लेकिन मान लीजिए उसने उसको नेसेसरी सप्लाई ना करके उसने पैसे दिए कि बेटा तू ये ले और तू अपने लिए खरीद लेना, तो वो पैसे जो उसने दिए उसका भी रिएम्बर्समेंट उसको मिल सकता है। पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नेसेसरीज मस्ट बी सप्लाई टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट, यानी उसको खुद को, जो व्यक्ति इनकेपेबल है उसको खुद को या उसके फैमिली को। एवरी मनी एडवांस्ड फॉर द परचेज ऑफ नेसेसरी कैन बी क्लेम्ड, पैसा दिया होगा तो भी क्लेम किया जा सकता है, और नेसेसरीज डायरेक्टली सप्लाई की है तो उसके पीछे जितना खर्चा हुआ उसका भी रिएम्बर्समेंट वो वापस मांग सकते हैं। नेक्स्ट इज बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट इनकेपेबल पर्सन इज नॉट पर्सनली लायबल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
जो इनकेपेबल पर्सन है बच्चों, जो इनकेपेबल पर्सन है वो पर्सनली लायबल नहीं है। तो मैडम लायबिलिटी किस चीज़ की है बच्चों? लायबिलिटी उसके प्रॉपर्टीज़ की है। यानी अगर किसी ने लूनेटिक को या इनकेपेबल पर्सन को नेसेसरी सप्लाई की, किसी ने लूनेटिक या इनकेपेबल पर्सन को नेसेसरी सप्लाई की, तो वो जो लूनेटिक है, वो इनकेपेबल पर्सन है, उसको खुद का लायबिलिटी नहीं है दूसरे को देना, लेकिन लायबिलिटी आउट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अगर उसके प्रॉपर्टी में है, उसके पास प्रॉपर्टीज है, तो उसको प्रॉपर्टी का रिएम्बर्समेंट उसको देना पड़ेगा। यानी प्रॉपर्टी में से कुछ पैसा आया, वो पैसा लेके उसको रिएम्बर्स करना पड़ेगा। ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लायबल फॉर नेसेसरीज। अंडरलाइन कीजिए, अगर किसी इनकेपेबल पर्सन को नेसेसरी सप्लाई की जाती है तो वो पर्सनली लायबल नहीं होता है पैसे भरने के लिए, लेकिन अगर उसके पास प्रॉपर्टीज़ है तो प्रॉपर्टी में से कुछ अगर पैसा निकलता है तो ही उसको पेमेंट करनी है। द लायबिलिटी इज क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर। बच्चों इसी को तो कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल, इसी को तो कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल। ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट ये बन गया था एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। किसी को मदद करने के नाते से अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति जो कि इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है उसकी मदद की, तो जो मदद कर रहा है उसका पूरा हक बनता है कि उसको रिएम्बर्समेंट मिले। बच्चों लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन 69। लेट अस कंटिन्यू माय डियर स्टूडेंट्स विद सेक्शन 69। 69 क्या बोलता है? पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। न्यू कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। मान लीजिए एक है मिस्टर ए, मान लीजिए एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी, एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास एक बहुत ही सुंदर सा घर है। मिस्टर ए के पास बच्चों एक बहुत ही सुंदर सा घर है। ये घर का मालिक कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन हुआ? मिस्टर ए लैंडलॉर्ड हुआ। मिस्टर ए ओनर ऑफ दिस हाउस हुआ। मिस्टर बी है टेनेंट, यानी भाड़े पे जिसको घर चाहिए वो है मिस्टर बी। मिस्टर बी मिस्टर ए के पास जाता है और बोलता है क्या मैं आपका घर रेंट पे ले सकता हूँ? समझिए, शांति से समझिए, क्या मैं आपका घर रेंट पे ले सकता हूँ? मिस्टर ए बोलता है ठीक है, तो एक बार घर देख ले, क्या तुझे घर पसंद आता है? अगर घर पसंद आता है तो हम इस बारे में बात करेंगे। बस इसी चीज़ को सुन के मिस्टर बी ने मिस्टर ए का घर देखा और उसको ये घर बहुत अच्छा लगा। उसको ये घर बहुत अच्छा लगा। उसने बोला ठीक है, मैं ये घर ले लूँगा। मिस्टर ए बोलता है मैं तुझे ये घर रेंट पे दे दूँगा, तू मुझे 3 लाख रुपए डिपॉजिट दे दे। समझिए, तू मुझे 3 लाख रुपए डिपॉजिट दे दे और 2 महीने का रेंट दे दे। 3 लाख रुपए डिपॉजिट और 2 महीने का रेंट दे दे। मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलता है। मिस्टर बी मानता है और ये पूरी चीज़ें जो उसने मांगी थी ये उसको दे देता है। उस हिसाब से ही रेंट पे उसको घर मिल गया। जैसे ही उसने अपना सामान शिफ्ट किया और वहाँ पे उसका 1-2 दिन निकल गया, वहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले उसके घर पे, यानी बी, जहाँ पे एक्चुअली घर ए का है, लेकिन अभी रह कौन रहा है? टेनेंट, यानी कि बी। बी के घर पे आते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले, और इलेक्ट्रिसिटी वाले बोर्ड वाले बोलते हैं हम आपका कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी कट करने आए हैं। बी डर जाता है। बी बोलते हैं अरे क्यों? अरे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले बोलते हैं आपके ओनर ने, यानी कि मिस्टर ए ने 6 महीने से इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा। 6 महीने से इलेक्ट्रिसिटी बिल ओनर ने नहीं भरा, इसलिए हम कनेक्शन कट करने आए हैं। आप बोलते हो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों को कि ठीक है सर, आप मुझे अमाउंट बताओ, कितना अमाउंट है? वो लोग बोलते हैं 6,000 रुपये। वो लोग बोलते हैं 6,000 रुपये। आप बोलते हो रुको रुको सर, इलेक्ट्रिसिटी मत कट करो, ये लो 6,000 रुपये और ये बिल का पेमेंट हो गया है। एक्चुअली बिल का पेमेंट किससे करना चाहिए था? बोले तो मिस्टर ए, लेकिन पेमेंट किसने किया? बोले तो मिस्टर बी।
हम पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल को दिमाग में रखो और कॉन्सेप्ट पढ़ो, समझ में आ जाएगा। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, बी इंटरेस्टेड पर्सन हुआ। क्यों बी इंटरेस्टेड पर्सन हुआ? कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कट हुई तो अपने घर पे जो कि उसने रेंट पे लिया है वो खुद कैसे रहेगा? इंटरेस्टेड पर्सन कौन है यहाँ पे? मिस्टर बी। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ द मनी विच अनदर इज बाउंड टू पे बाय लॉ, तो मिस्टर ए को पे करना चाहिए था। सही बात है बच्चों, बाय लॉ तो मिस्टर ए को पे करना चाहिए था। एंड who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other, यानी भले ही बी ने 6,000 रुपये पे किए हो, समझिए, भले ही बी ने 6,000 रुपये पे किए हो, बट ही इज एंटाइटल्ड टू गेट रीएम्बर्समेंट, यानी ए को ये 6,000 रुपये बी को लौटाने पड़ेंगे। ए को ये 6,000 रुपये बी को लौटाने पड़ेंगे, बिकॉज एक्चुअल लायबिलिटी तो किसकी थी? बोले तो एक ही थी। बच्चों इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन अपने एग्जाम्पल से बहुत सिमिलर है। इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल, समझिए, बी है बी, ही होल्ड्स लैंड इन बंगाल ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए, यानी एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। ए के पास एक लैंड है, ए के पास एक लैंड है, उसने इसको लीज पे दिया है। किसको दिया? बोले तो बी को दिया। किसको दिया? बोले तो बी को दिया। ए कौन है? द जमींदार। ए कौन है? जमींदार है। और बी कौन है? जिसने ये प्रॉपर्टी लीज पे लिया है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? द रेवेन्यू पेएबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन अरियर्स, यानी ए को जो गवर्नमेंट को पेमेंट करना था, जो भी टैक्स का जो भी है, वो अरियर्स में है, यानी उसने अभी तक पे नहीं किया। लेकिन लैंड अभी किसके पास है? लैंड किसके पास है? बी के पास, लीज पे है। हिज लैंड इज एडवर्टाइज्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने ये एडवर्टीजमेंट में डाल दिया कि भैया ये तो जो लैंड है वो तो बेचने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसका जो ओनर है वो तो रेवेन्यू भर ही नहीं रहा है, कितने टाइम से भरा नहीं, हम तो ये बेचने जा रहे हैं। जो एक्चुअली लीज पे बैठा है उसका तो लॉस है बच्चों, उसका तो गलती था भी नहीं, लेकिन तो भी उसका लॉस हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ये बेचना चाहती है और ए तो पे नहीं कर रहा है रेवेन्यू। तो इसीलिए अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच सेल विल बी द अनलमेंट ऑफ बीज लीज, बराबर है, इसके वजह से लॉस तो बी का हो जाएगा। B to prevent the sale and the consequent annulment of his own lease pays to the government the sum due from A. एक्चुअली ए को पे करना चाहिए था, लेकिन पे किसने किया? बी ने। पे किसने किया? बी ने, खुद के फायदे के लिए, खुद के फायदे के लिए, लेकिन पे करना चाहिए था ए को, पे किया बी ने। A is bound to make good to the B the amount so paid, यानी बी ने जो ए के बिहाफ में पेमेंट की है, बी ने ए के बिहाफ में बच्चों जो पेमेंट करी है, उससे उस पेमेंट का रीएम्बर्समेंट मिलना ही चाहिए, उसे उसका रीएम्बर्समेंट मिलना ही चाहिए। पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दिस सेक्शन ओनली अप्लाइज टू पेमेंट मेड बोनाफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वन्स ओन इंटरेस्ट। अ पर्सन मे बी इंटरेस्टेड इन द पेमेंट, बट इफ in the making of the payment he is not protecting his own right, own interest, he cannot recover under this section। यानी जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिहाफ में पेमेंट कर रहा है, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिहाफ में पेमेंट कर रहा है, वो खुद का इंटरेस्ट खुद को बचाने के लिए पेमेंट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो ये सेक्शन में वो क्लेम नहीं कर सकता। he cannot recover under this section। If a person is claiming the money under the provision of this section, then he must show that he had an interest in paying the money at the time of the payment। उसको दिखाना पड़ेगा कि मुझे इंटरेस्ट था, अरे मैंने तो उस घर का रेंट भर दिया था, तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी तो मैं कैसे रहूँगा, तो इंटरेस्ट तो था उसका। Then it is not necessary that a person interested in the payment should at the same time have a legal
प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। ज़रूरी नहीं है कि उसके पास लीगल प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट हो, नहीं भी हो, लेकिन तो भी उसका अगर इंटरेस्ट भी हुआ, फिर भी अगर उसने पेमेंट की तो भी उसको इसका रिएम्बर्समेंट मिलना चाहिए। इन द रिस्पेक्ट ऑफ विच द पेमेंट इज मेड। An action to recover money is not maintainable unless the person from whom it is sought to be recovered was bound by the law to pay it। अगर किसी की ऑफिशियली लीगली जिम्मेदारी नहीं थी पे करने की, फिर भी दूसरे व्यक्ति ने उसके बिहाफ में पे किया, तो उसको रिएम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। उसको पहले देखना चाहिए था कि सच में ज़रूरी है पे करना कि नहीं ज़रूरी है। पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। देयर मस्ट बी, असेंशियल्स को स्टार मार्क कीजिए। देयर मस्ट बी अ पर्सन हु इज बाउंड बाय द लॉ टू मेक अ सर्टेन पेमेंट। एक व्यक्ति होना चाहिए हु इज बाउंड बाय द लॉ टू मेक अ सर्टेन पेमेंट। द पर्सन पेइंग मस्ट हिमसेल्फ नॉट बी बाउंड टू पे। जो पे कर रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं थी पे करने की, जो पे नहीं कर रहा है ये तो उसकी जिम्मेदारी थी। There must be another person who is interested in such payment being made। दूसरा व्यक्ति है जिसका इंटरेस्ट उसमें है। The payment must have been made by interested person। जो इंटरेस्टेड पर्सन है उसके द्वारा पेमेंट की गई है। Interest should exist at the time of the payment। जब ये व्यक्ति ने पेमेंट की तभी इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, द पेमेंट मस्ट बी मेड बोनाफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस ओन्स इंटरेस्ट। द पेमेंट मस्ट बी मेड बोनाफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस ओन्स इंटरेस्ट। बोनाफाइड बच्चों अच्छे तरीके से, अच्छे इंटेंशन के साथ आप खुद का इंटरेस्ट अगर प्रोटेक्ट कर रहे हो तो ही ये सेक्शन में अट्रैक्ट होता है। इन इंग्लिश लॉ देखिए, अ पर्सन मस्ट हैव बीन कंपेल्ड टू पे, यानी जो व्यक्ति ने रेंट पे किया, जो व्यक्ति ने रेंट पे किया है और डिपॉजिट दिया, उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल इसीलिए पे किया क्योंकि लैंडलॉर्ड ने यानी कि हाउस ओनर ने उसको फोर्स किया था। ये है इंग्लिश लॉ के अंदर। हमारे लॉ के अंदर जो कि है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके अंदर अगर किसी का इंटरेस्ट भी हुआ, जो पे कर रहा है उसका इंटरेस्ट भी अगर हुआ तो भी वो ये सेक्शन में अट्रैक्ट हो जाएगा। वेयर एज इन इंडिया इट इज सफिशिएंट इफ द पर्सन मेकिंग द पेमेंट वॉज इंटरेस्टेड। इफ द पर्सन मेकिंग द पेमेंट वॉज इंटरेस्टेड। ये केस लॉ में बहुत राइटफुली बोला गया है बच्चों। वेयर द गुड्स बिलोंगिंग टू ए were wrongfully attached against the order to release the arrears of the government revenue due by C, and A pays the amount to save the goods from sale, it was held that A was entitled to recover the money from C। क्योंकि C की वजह से A का भी गुड्स बर्बाद हो जाता जो कि A को नहीं चलता। Therefore, next concept is बच्चों, therefore where a person who is not bound to pay, therefore a person who is not bound to pay makes a payment in which he is interested is entitled to be reimbursed by such person for and on whose behalf he made the payment। यानी जो भी व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति के बिहाफ पे अगर पेमेंट की है तो दूसरे व्यक्ति को उसको रीएम्बर्समेंट देना ही पड़ेगा, उसको रीएम्बर्समेंट बच्चों देना ही पड़ेगा। ओके बच्चों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियोस। दिस इज प्रोफेसर नीति दोषी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।